इस वीडियो के अंदर यूपीएससी के सिलेबस के बारे में समझेंगे और यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ऑप्शनल कैसे लेना चाहिए, कितने दिन की तैयारी करनी चाहिए, हैंड राइटिंग क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, वे सारी इस यूट्यूब के इस चैनल पे मिलेगी। बशर्ते कि आप वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक रखिए, देखिए सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए मैंने कुछ ये सारे नोट्स बनाए हैं जो कि जांच पड़ताल करके मैंने बहुत ही कई दिनों में बना पाए हैं, और जो कि आपको ये सारे ये नोट्स हैं बने हुए आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, जिससे कि आपको अगर कोई भी ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं और मैं हिंदी में ही बोलूँगा, तो आप किसी भी हिंदी मीडियम को कोई स्टूडेंट है तो वैसे तो मैं हिंदी में बोलूँगा, आप पेशेंस से इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, मैं जो बोलूँगा उससे, ठीक है। अब समझते हैं कि यूपीएससी के जब कभी भी इंसान मन बनाता है तो सबसे पहले समझता है कि यूपीएससी है क्या, व्हाट इज़ यूपीएससी, हाउ इज़ यूपीएससी, हु इज़ यूपीएससी, वाई इज़ यूपीएससी, पता नहीं अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो सारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लियर मिल जाएंगे, ठीक है। धीमे से पेशेंस बना के रखिए, एक के बाद एक जो वीडियो आएगी वो समझेंगे, ठीक है। आज हम यूपीएससी के सिलेबस के बारे में समझेंगे, बेसिक से मतलब पूरा एनालिसिस के बारे में समझेंगे, सभी स्टूडेंट के अप्लाई होने से लेके सारा समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखा गया है जो नोट्स है, मैं इस नोट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि मैं बोलता जाऊँगा कोई पता नहीं पड़ेगा कितना कितना निकल जाएगा, इसलिए मैं नोट्स के अकॉर्डिंग बताऊँगा आपको, ठीक। ध्यान से बेसिक से ध्यान से समझिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय प्रशासनिक सेवा, मतलब कि द इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। जो ये होती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा एसएससी जो कि रेलवे के कंडक्ट कराती है, ठीक उसी प्रकार ही यूपीएससी आईएएस पीसीएस आईएफएस जैसे एग्जाम भारत के में सबसे बड़े कठिन एग्जाम को ये कंडक्ट कराता है। जब कभी इंसान के दिमाग में आता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएफएस बनना है, तो उसे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम से आपको गुजरना होगा। यूपीएससी के अंतर्गत यदि हम आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इसमें 3 पीढ़ियों से आपको गुजरना होता है, 3 स्टेज से आपको गुजरना होता है, 3 सीढ़ियों से आपको गुजरना होता है। जब ये 3 सीढ़ियाँ आप पार कर लेते हैं तो चौथी सीढ़ी जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं वो आपको सफलता मिल जाती है। सपोज दैट आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए आपको 3 सीढ़ियों को पार करना होगा। पहली सीढ़ी पार कर दी तो दूसरी पे जाना होगा, दूसरी सीढ़ी पार कर दी तो तीसरी पे जाना होगा, तीसरी के बाद चौथी पे आप आईएएस बन जाती है। तो इसमें 3 स्टेज से आपको गुजरना होता है। तो 3 स्टेज से गुजरना होता है। तो पहली स्टेज क्या होती है, सिविल सर्विस एग्जाम की पहली होती है पीटी। पीटी का मतलब होता है प्रिलिमिनरी, है ना, प्रारंभिक परीक्षा। जिस तरीके से आपने रेलवे, ग्रुप डी, नेवी, आर्मी इनकी जो एग्जाम देंगे वो ऑप्टिकल आते हैं, ठीक वैसे ही जो होते हैं, पर इसमें बहुत टफ होते हैं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लेंदी होने की वजह के कारण, एक लॉन्ग होने की वजह के कारण इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो ऑप्टिकल टाइप की होती है, मतलब कि विकल्प वाइज होती है। जब इसको आप पास कर जाते हो तो उसके बाद आपको दूसरी स्टेज से गुजरना होता है जो कि सबसे बड़ी और यही तय करती है आपकी रैंक को, जो कि होती है मेंस एग्जाम। सिविल सर्विस के एग्जाम के अंदर आती है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम जो होता है, जिस तरीके से आपने इंटर हाई स्कूल में पेपर दिए हुए लिखित, तो वैसे ही इसमें लिखा जाता है। अगर इसको आप पास कर जाते हो तो उसके आखिरी में जो आती है स्टेज लास्ट वाली, वो होती है पर्सनल इंटरव्यू। आपकी पीटी होती है, आपका देखने का नज़रिया, सोचने का, किस तरीके से सोचते हो, किसी की कोई समस्या दे दी तो उसे कैसे सॉल्यूशन करोगे, वो बहुत सारे पर्सनल इंटरव्यू के अंतर्गत बात की जाती है। जब इस चीज़ को भी आप पास कर जाते हो तब उसके बाद आप बनते हो आईएएस, ठीक। आखिर यूपीएससी जो है ये आईएएस पीसीएस आईएफएस जैसे बहुत सारे एग्जाम हैं उनको जो कंडक्ट कराता है, जिसमें से बहुत सारे लिखे गए हैं। मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिखाई देते रहेंगे, ठीक है। जिसमें से इनको 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। पहला है ऑल इंडिया सर्विस, फिर दूसरा है सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, और फिर तीसरा है ग्रुप बी। पहले में जो दिया गया आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरा आईएफओएस
इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक। और नीचे आइए IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, है ना। फिर उसके बाद आइए IAS, इंडियन एटीट्यूड एंड अकाउंट सर्विसेज। वैसे ही अगर इधर की तरफ देखें तो देखिए IRAS, जैसे कहेंगे आपको ध्यान से देखिए, IARS की हो जाएगी इंडियन रेलवे अकाउंटिंग सर्विसेज। ऐसे बहुत सारे एग्जाम आपको ध्यान से देखिए दिख रहे होंगे, क्योंकि आप स्क्रीन पे आपको ध्यान से देख सकते हैं। तो इन सारे एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? UPSC, जिसमें से आपने 3 के सबसे ज़्यादा नाम सुनेंगे, IAS, IPS, IFS, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जब कोई भी इंसान अपने रेलवे ग्रुप डी में जैसे फॉर्म भरा, है ना, 10 लोगों ने भरा तो 10 के 10 तो नहीं जाते, उसमें से 8 या 9 जाएंगे, एक आध रह जाएगा। उस 8-9 में से पेपर दिए, उसमें से आपके पूरे के सिलेक्ट तो नहीं होंगे, कुछ ही हो पाएंगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी, एक बहुत लेंथी, एक बहुत डिफरेंट आता है, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस एग्जाम के अंदर है क्या है, आखिर एक कैंडिडेट जो है भर रहा है उसका मतलब क्या है। तो देखिए आप, ये जो सीट है ये मतलब 2019 की है, और जो कि प्रारंभिक परीक्षा की है, और इनमें मतलब कि कैटेगरी वाइज भी बांटा गया और टोटल भी बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में। शेड्यूल कास्ट में जो महिलाएं पुरुष हैं, पुरुषों ने कितने फॉर्म अप्लाई करे हैं? तो 1,96,123 लोगों ने भरे हैं, है ना। अगर टोटल की बात की जाए जितने लोगों ने कितने भरे हैं, तो 7,68,175, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। फीमेल की बात की जाए ऐसे ही, अगर फीमेल में शेड्यूल कास्ट में देखी जाए तो शेड्यूल कास्ट की ध्यान से देखिए, तो शेड्यूल कास्ट में कितने भरे हैं, मतलब कि 75,046, है ना। 1,2,10,000, 7 1,2,10,000, 75,046 लोग महिलाओं ने भरे हैं। अगर टोटल महिलाओं की बात की जाए तो 3 लाख लोगों ने कितने ने भरे? 7,68,175। और जो फीमेल हैं, जो महिला हैं, उन्होंने टोटल सभी कैटेगरियों को जोड़ के कितने भरे हैं? 3,67,086। ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये एनालिसिस करेंगे, उसके बाद लोगों ने तो इतने ने भर दिया, कितने लोगों ने भरा? शेड्यूल कास्ट के लोगों ने भरा, ध्यान से सुनिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने भरा है 2,71,169, ठीक है। अब इसमें से कितने लोगों ने अप्लाई, मतलब अपीयर्ड हुए वहाँ पे, मतलब कि पहुँचे, अपीयर्ड हो गए, तो मतलब कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे फॉर्म कितने भरे हैं? वैसे तो संख्या लिखी, हम एवरेज निकाल के आपको समझाने के लिए देख रहे हैं कि 2 लाख लोगों ने भरे हैं, ठीक है। और कितने पहुँचे हैं? 1,24,201, मतलब कि 1 लाख पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख लोगों ने भरे और 1 लाख पहुँचे हैं, आप यहीं भी देख सकते हो। अब इन्होंने एग्जाम दिए, इन एग्जाम में से क्वालिफाइड कितने हुए? टोटल की बात की जाए, मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ, और कैटेगरी लिखे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, समझ सकते हैं, जिससे आपको एवरेज निकाल सकते हैं कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी होगी, कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनानी होगी। वैसे तो हम सब बताएंगे इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक। तो अगर देखिए क्वालिफाइड की देखी जाए तो टोटल 1,755 लोग हैं। अब सोचिए कि अपीयर्ड कितने हुए थे? 1 लाख। 1 लाख में से 1,755 लोगों ने क्वालिफाइड किया है। आप समझ सकते हैं ये 2019 की, मतलब कि कैंडिडेट उन्होंने अप्लाई की उसकी है ये, और सब ये कास्ट के लिखे गए हैं। अगर यहाँ पे टोटल की बात करें हम, कि सभी कैटेगरी के जो लोग हैं उनमें से कितने ने भरे थे, टोटल तो भरे थे मतलब कि 11,35,261 लोगों ने, सभी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 11,35,261 लोगों ने ये फॉर्म भरे थे। और जिसमें से अपीयर्ड कितने हुए थे आप देखेंगे, तो जो अपीयर्ड हुए थे 5,68,282 लोग। अब बताइए इतने में थे कितने क्वालिफाइड हुए हैं? 11,845 लोग। आप यहाँ से आप थोड़ा सा सोच के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आई। इसके बाद हम समझेंगे कि जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम आता है? PT एग्ज़ाम में तो आता है। जैसे आपने फॉर्म में अप्लाई कर दिया, फॉर्म की आप डेट आई कि इस तारीख को आपको पेपर देने जाना है,
तो उस पेपर का कुछ समझ लेते हैं। उस पेपर से मतलब कि समझने से पहले देखेंगे कि उस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। कि पागल लोग भर सकता है, नहीं भर सकता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी, सबसे पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी में। एलिजिबिलिटी में देखा जाए तो उसमें लिखा गया नेशनलिटी में कि फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड द इंडियन पुलिस सर्विसेज द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडियन। ध्यान से देखिए, ये दो सर्विस हैं जो आईएएस और आईएफएस, इसमें भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद और क्या दे बोल रहा है, फॉर अदर सर्विस, इसके अलावा जो सर्विस अलग है आईएफएस और जो मैंने बताई थी आपको और अलग, तो क्या कह रहा है कि फॉर अदर सर्विस द कैंडिडेट मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि अदर जो सर्विस है उसके लिए भी एक भारत का नागरिक होना जरूरी है। और एक और बात कही गई है कि इट सिटीजन ऑफ नेपाल एंड सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो मतलब कि भारत के पास के जो कुछ पड़ोसी देश हैं उसमें से भी नागरिकता उनको भी मतलब कि इनमें लिया जा सकता है। और देखिए, ए टिबलन रिफ्यूज हु सेटलाइड परमानेंटली इन इंडियन बिफोर 1962, मतलब 1 जनवरी 1962 ईस्वी से पहले यदि कोई इंसान भारत में रहने के मकसद से आया है, कहाँ से, देखिए भूटान, नेपाल, तिब्बत, युगांडा, श्रीलंका, यहाँ से अगर आया है 1 जनवरी 1962 से पहले, तो वो भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये बात कही गई है। ठीक है। अब अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कब करेगा इंसान। अब भारत का नागरिक तो है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं है तो नागरिक भाई कैसे अप्लाई कर लेगा। या हाई स्कूल का स्टूडेंट कर सकता है या इंटर का स्टूडेंट कर सकता है, नहीं। इसमें 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है कि ध्यान से देखिए, ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव एज ए मिनिमम वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक मतलब क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है इसकी। क्या, ए डिग्री फ्रॉम ए सेंट्रल या स्टेट या डिमांड यूनिवर्सिटी, या तो कोई स्टेट या सेंट्रल से हो या कोई विश्वविद्यालय से हो या किसी यूनिवर्सिटी से, मतलब स्टूडेंट एक ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, उसके पास एक डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री होने के नाते भी इसमें एक लिखी गई बात नहीं है, उसकी जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। पहले 21 वर्ष होगी, उससे पहले अगर 18 वर्ष का तो फॉर्म 18 वर्ष का किसी हिसाब से वैसे होता नहीं है, 18 वर्ष का उसने डिग्री फाइनल कर ली तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता जब तक कि उसकी 21 एज नहीं हो जाएगी। तो मतलब कि इंसान को क्या है, व्यक्ति स्टूडेंट को ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन कर ले और 21 वर्ष एज है उसके बाद फिल कर सकता है फॉर्म को। ठीक है। अब जो ये इसमें मतलब कि एज रिलैक्स कितना है, मतलब कि जो छूट है वो कितनी बार कौन सी जाति का लोग कास्ट का कितनी बार इसमें मतलब कि फिल कर सकता है, कितनी बार अटेम्प्ट दे सकता है पेपर की। तो जो कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी मैक्सिमम एज 32 साल तक वो इंसान फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और 6 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। जैसे कि पहली बार उसने फिल किया है ना, पहली बार पास नहीं हो पाया, दूसरी बार दिया, दूसरी बार पास नहीं हो पाया, ऐसे ही 5-6 बार दे सकता है। अगर 6 बार में अगर हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं देंगे। वैसे ही ST OBC की 37 साल है, OBC की 35 साल है, 9 बार अटेम्प्ट है। SC और ST जो कास्ट के हैं उनकी एज 37 साल है मैक्सिमम, और वो अनलिमिटेड है, मतलब कि उनकी कोई फिक्स मतलब कि जो है अटेम्प्ट देने की संख्या नहीं दी गई है, वो कितनी बार भी दे सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि जो पहला एग्जाम होता है, जैसे हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद हमें अब उसकी तैयारी करनी होगी। तो तैयारी करने के लिए हमें उसके बारे में कुछ जानना तो होगा। जो PT का जो एग्ज़ाम है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज इस एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में बताऊँगा। अब उस एनालिसिस के बारे में समझते हैं। जो PT एग्ज़ाम होता है सबसे पहले तो ऑप्टिकल होता है। तो इसमें दे रखा है कि नंबर ऑफ पेपर
इसमें कितने पेपर होते हैं? जो पीटी का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिमिनरी प्रारंभिक परीक्षा, उसमें 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर में पहला पेपर का नाम है जनरल स्टडी पेपर नंबर 1 और दूसरा है जनरल स्टडी पेपर नंबर 2, जिसे सी सेट कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, ये आपको बताऊंगा मैं। अब जो 2 पेपर होते हैं उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? एक जो पेपर 2 पेपर हो गए, तो एक पेपर की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की है। तो 2 पेपर की 4 घंटे की हुई। सपोज दैट अगर पेपर होता है सुबह आपके 9:30 बजे, पहला पेपर जनरल स्टडीज का, है ना, तो फिर वो कितने बंद ले लिया जाएगा? 11:30 में। उसके बाद कुछ आपको रेस्ट दिया जाएगा, तो फिर हो जाएगा 2:30 बजे से चालू दूसरा पेपर और 4:30 बजे तक ये भी हो जाएगा। ठीक है। अब ये समझते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? तो फर्स्ट पेपर में जो आते हैं क्वेश्चन वो आते हैं आपके 100 क्वेश्चन और दूसरे पेपर में आते हैं 80 क्वेश्चन। ऐसा क्यों है? देखिए, सी सेट के पीछे कुछ पहले की चीज़ें बात की गई हैं, वो हम किसी वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट जो पेपर है उसमें आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि फर्स्ट पेपर ही आपका तय करता है कि आप उस मेंस एग्जाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। अगर कट ऑफ से उधर की तरफ निकल जाते हैं तो आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, परंतु यहाँ पर सी सेट का बहुत रोल प्ले करता है। सी सेट में आपको 66 नंबर लाना बहुत अनिवार्य है, 33% नंबर लाना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइड है, जो ये है सी सेट का क्वालिफाइड है। अगर किसी भी तरीके से स्टूडेंट कैंडिडेट जनरल स्टेज पेपर नंबर 1 में अगर वो नंबर ले आता है कट ऑफ से पहला और सी सेट में वो मतलब 33% नहीं ला पाता, तो वो मतलब मेंस एग्जाम में बैठा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें टोटल मार्क्स, मतलब कि पहले पेपर है दूसरा पेपर, तो इसमें टोटल मार्क्स कितने आएंगे? तो एक जो पेपर है उसके 200 मार्क्स हैं, है ना, तो दोनों पेपर के 400 मार्क्स के हो गए आपको। दूसरे मार्क्स में आपको नंबर लाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये क्वालिफाइड है। 66 नंबर लाने की आपको ज़रूरत होती है। ठीक, 66 नंबर लाने की ज़रूरत होती है। 66 नंबर ले आए आप, वो जितने नंबर लाने हैं आपको 200 में से, उसमें 200 मार दो, 200 170 मार दो, वो जनरल स्टडी पेपर नंबर 1 में होता है, जिससे आपको कट ऑफ देखनी होती है। ठीक है। अब हम समझेंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिमिनरी परीक्षा है, उसकी कुछ और समझते हैं, जिसमें देखिए मार्किंग स्कीम जो पेपर नंबर 1 है, अब 100 का है ना, और मतलब कि 200 मार्क्स का है, तो मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, और जो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं दूसरे पेपर में वो 2.5 नंबर का हो गया। पर यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आँख बीच के नहीं करना, तुक्का मारी नहीं करना। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो सही क्वेश्चन भी आपका चले जाएगा 1/3 पर आपका। अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो 1 क्वेश्चन सही का भी आपका चला जाएगा। इसमें लिखा है देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग of 1/3 of mark allowed to each question in case an answer is correct or 2 options have been marked। अब ध्यान से और सुनिए, there will be no penalty in of a question if left attempt। आपको अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर गलत क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे सही में से। अगर आप गलत क्वेश्चन लग रहा है उसे अटेम्प्ट नहीं करते तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है। अब देखिए, पेपर नंबर जो दूसरा है जो सी सेट का है, पेपर नंबर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसे अपन क्वालिफाइड करना है। इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड कैंडिडेट शुड स्कोर ए मिनिमम ऑफ 33%, जो कि मैंने अभी बताया आपको। इन दिस पेपर 66 मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कह रहा है कि जो सेकंड पेपर है सी सेट का, उसमें आपको 66 नंबर लाने हैं, अनिवार्य हैं। 66 नंबर लेके आ सकते हैं, अगर कम लाए तो आपका जो मेंस एग्जाम है अगली स्टेज में आने वाला, उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको यहाँ में 66 नंबर लाना अनिवार्य है आपको, और उसको ध्यान में रखते हुए और उसको जनरल स्टेज का पेपर नंबर 2 में भी अच्छा करना है कि कट ऑफ से उधर करना होगा।
ठीक है। अगर आप 66 नंबर इसमें ले आते हैं और उसमें नहीं ला पाते कट ऑफ से, तब भी आपको मेंस एग्जाम में नहीं बैठने को होगा, ठीक है। जो भी ये क्वेश्चन होंगे MCQs वाइज होंगे, मतलब कि ऑप्टिकल होंगे, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा, अब ये सारी चीज़ें सुन ली, अब इसका भाई सिलेबस तो बता दो आप कहाँ से तैयारी करेंगे। तो सिलेबस में आपको बता दें, कहा जाता है कि ध्यान से देखना, जो UPSC हो या कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जितना सिलेबस में अगर जितना छोटा सिलेबस बताया जाएगा ना, वो सबसे ज़्यादा धाकड़ होता है, वो सबसे ज़्यादा हिला देता है उस एग्जाम को, सबसे ज़्यादा टफ उसी से क्वेश्चन आते हैं, वही हिलाता है सारे एग्जाम को। तो आप ये आप सीरियसली ना लें कि छोटी सी टाइटल में लिख दिया तो कर लेंगे, बहुत बड़ा डायनेमिक होता है। तो पेपर 1 के बारे में हम समझेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के पहले हम टेस्ट द कैंडिडेट नॉलेज ऑन करेक्ट इवेंट। ध्यान से देखिए, मैं स्क्रीन पर दिख जाएगा, ये मतलब चैप्टर के बारे में बता रहा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। करंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, पंचायती राज सिस्टम एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंस, आर्ट एंड नेचर। इनमें से आपको फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन आएंगे जो ऑप्टिकल होते हैं, ठीक है। इन्हीं में से कुछ और हैं जो कि मेंस एग्जाम आते हैं। इनकी तैयारी कैसे करनी है इसी चैनल पर होगी। आपको लगभग 15 नवंबर के बाद आपकी मेंस एग्जाम की और जो कि प्रारंभिक एग्जाम की आपकी तैयारी इसी चैनल पर होगी, वो सब आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से होगी नेक्स्ट वीक, ठीक है। दूसरा पेपर जो है वो ध्यान से सुनिए, जो CSET है, जिसे आपको क्वालिफाइड करना है, पास करना है, 66 नंबर लाने, लिखा है इसमें आल्सो कॉलेज CSET और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट द कैंडिडेट स्किल इन कम्प्रहेंसिव। ध्यान से सुनिए क्या क्या बताया जा रहा है। स्किल इन कम्प्रहेंसिव मतलब इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिजाइनिंग, मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक नंबरिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रहेंसिव स्किल एंड मेंटल एबिलिटी। इनमें से आपके पेपर आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस, ठीक है, जिसको स्क्रीन पे ध्यान से आप और भी पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, चीज लेकर के आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ हो गई। तो और देखिए इसमें लिखा है इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द मार्क्स obtained in this paper are not constitute for merit। और देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जो प्रारंभिक परीक्षा की हैं, जो कि आपको अच्छे से आपको समझ में आएंगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अपने दिमाग से भी आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए जो कि ये कुछ कट ऑफ है 17, 18, 19, 20 की और 21 तक की, जो प्रारंभिक परीक्षा में जिन लोगों ने तैयारी की है कि इधर से इतना गुजरना होगा तो आप मेंस एग्जाम बैठ सकते हैं। जैसे कि 2017 की बात करें, जिनमें कैटेगरी वाइज बैठे हुए हैं, कैटेगरी वाइज हैं, मैं आपको जनरल के लोगों के बारे की बता दे रहा हूँ। जैसे मैं जनरल की भी है, OBC की, ST की, SC की भी आप देख सकते हैं जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं किसी कैटेगरी के बारे में नहीं कहूँगा, पर आपको कैटेगरी समझा रहा हूँ, जिससे कि प्रारंभिक परीक्षा जो है आपको कट ऑफ कितने नंबर लाने, वो तो 66 नंबर लाने ही हैं। जो GS पेपर नंबर 1 है जनरल स्टेजिस का, प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उसमें तो पास हो रहा है। 2017 की बात की है, जनरल लोगों ने जो जनरल कैंडिडेट ने मारी है वो 105.34 है। अगर 2018 की जाए तो 98, फिर 2019 की जाए तो 98, 2020 की जाए तो 92.51 और 2021 की जाए तो 87 कहने की बात की जा रही है कि जो कट ऑफ है वो कम होती चली जा रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपकी जिस सिलेबस के बारे में हम बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को क्यों टफ लगता है, उसके उस समय पर हम इसके बताएंगे कि ये जो ये है
कट ऑफ ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं चढ़ रही, नीचे की तरफ क्यों कर रही है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 है ना और 2022 मतलब 2021 2020 है। 2020 की कट ऑफ जनरल की लोगों की कितनी आई है, 92 है ना, और 2021 में कितनी आई है, 87। इसका मतलब है कि ये घटती चली जा रही है, पहले 92 थी फिर 87 हो गई है ना, तो इसका मतलब घटती चली जा रही है। पर हमें घटने पे नहीं जाना, हमें जाना 87 से ऊपर। 87 से ऊपर मतलब 88 79 तक हमें नंबर खींचने, कट ऑफ अपने हिसाब से करनी है, और जो कर जाएगी तो आप 100% आ ही जाएंगे, मेंस एग्जाम बैठ जाएंगे। इस तरीके से आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे करें एससी की बात करें तो यार 20 की 74 थी है ना, 74 थी। यहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ कि 2021 में 75 मार दिया, तो 75 क्यों करना है, 75 76 77 78 तक पहुँचना है अगर कोई एससी का हो तो। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। आप इस बेसिस पे देख सकते हैं कि आपको कोई सोचता है कि कितने नंबर लाने होंगे, कट ऑफ कितनी लगेगी, तो इसके बेसिस के एवरेज निकाल के आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपकी जो थी, ये तो हमारे सबसे यही किसकी प्रारंभिक परीक्षा की टोटल हो गई आपकी बात। ठीक है, अब जो मेंस की आती है, मेंस की बारे में जो आती है वो हम अपनी अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो करता हूँ कि जो ये वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप शुरू से दोबारा देखिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी मैं वादा कर सकता हूँ IAS उजांक सर, डॉक्टर विकास दृष्टि सर, पार्थ सर, और देखिए फिजिक्स वाला है, ये जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के यूट्यूब पे जो लोग डालते हैं वीडियो, मैं कहता हूँ अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो इन लोगों की आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो मैं आपसे यही बात करूँगा कि बेसिक शुरुआत से दोबारा देखिए वीडियो और ध्यान से सुनिए क्या क्या बातें कही जा रही हैं। आपको इस वीडियो के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के बारे में फुल जानकारी मिली है। अगर जो कोई भी जानकारी समझ में आई कमेंट्स में लिखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में 100% उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मेरी तरफ से तो कोई ऐसी मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। अब जो मेंस एग्जाम की है, मुख्य परीक्षा की, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एक दूसरे भाई को शेयर करना। यदि आपका छोटा भाई पढ़ता है तो उसके पास से इस वीडियो को भेजिए, जिससे उसके बारे में समझ में आए, उसके अंदर ये जागना उठे कि मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे IAS बनना है, हमें किस तरीके से कोर्स करना है कंप्लीट, है ना। उस सारे में ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस पे एक जितने दिन का कोर्स इस पे कराए उस कोर्स को कर लेना। 99% कह सकता हूँ कि टॉप नंबर के अंदर अगर तुम्हारी एंट्री ना कराई तो मेरा भी नाम नहीं। ठीक, मैं लास्ट में आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आप पे अपने आप पे भरोसा कीजिए, और उसके बाद आप कि धीमे धीमे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करते चलिए, है ना। यदि किसी से क्लियर नहीं हो रहा है आपको तो आप यूट्यूब पे डालिए बहुत सारी वीडियो। मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो देखिए, पर यदि आपको मेरी वीडियो मिलती है तो 99% इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। मैं कहता हूँ आपके लिए वरदान रहेगा ये साबित। ठीक है, तो अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मेंस के बारे में समझेंगे। जय हिंद।